मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। इसका 5th पार्ट आपके सामने है। मैं आपको बता चुकी थी आपका जो सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट था, इट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन 1930। आफ्टर द सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, शॉप्स वर पिकेटेड मीन्स मैंने आपको बता दिया था, जो शराब की दुकानें थीं उनकी पिकेटिंग की गई। इट मीन्स शराब की दुकानों में जो अंदर जाने वाला रास्ता था उसको रोक लिया जाता था, यानी कि शराब की दुकानों को बंद कराया गया। अप्रैल 1930 अब्दुल गफ्फार खान वॉज अरेस्टेड बाय ब्रिटिशर्स। 1930 में जो सहयोगी थे, गांधी जी के जो सहयोगी थे खान अब्दुल गफ्फार खान, उनको ब्रिटिश सरकार ने गिरफ़्तार कर लिया। अब ये वो वाला टाइम था 1930 में जो सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट हुआ था, इसके बाद बहुत सारी गिरफ्तारी हुई थी। नियर अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड बाय द इंग्लिश गवर्नमेंट। अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन पैक्ट। ये वन वर्ड आपका क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था। 5 मार्च 1931। आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय द गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट क्या था? इट वॉज अ पॉलिटिकल एग्रीमेंट साइंड बाय महात्मा गांधी and Lord Irwin, the Viceroy of India, before the second round table conference in London। ये जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, यहाँ पर एक डिसीज़न ये लिया गया कि गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में हो रही थी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर आपसे वन वर्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को ने शिरकत की थी। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो गोल मेज सम्मेलन था, हिंदी में हम कहेंगे गोल मेज सम्मेलन और इंग्लिश में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये 4 हुए थे, 1 2 3 4। और इसमें जो सेकंड नंबर का जो कॉन्फ्रेंस था, इसमें गांधी जी लंदन गए थे। अब रिज़ल्ट ऑफ गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट का एक रिज़ल्ट और क्या हुआ? एक तो वो लंदन गए थे इसमें पार्टिसिपेट करने, दूसरा द गवर्नमेंट एग्रीड टू विदड्रॉ टू रिलीज़ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स। जितने भी पॉलिटिकल्स जो लीडर्स थे, जो नेता थे, प्रिजनर्स थे, उनको गवर्नमेंट रिलीज़ कर देगी, छोड़ देगी। जो सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट के बाद जिनको गिरफ़्तार किया गया था, पॉलिटिकल लीडर्स को, उन सबको वो छोड़ देगी। गांधी इरविन पैक्ट का एक ये भी रिज़ल्ट था। इसके अलावा 1930 में डिप्रेशन पीरियड आया था, सबको मैंने बताया था, हिंदी में हम कहेंगे महामंदी का दौर आया था, इंग्लिश में कहेंगे डिप्रेशन पीरियड आया था। ये जो डिप्रेशन पीरियड था, इसमें जो भी सामान था उसके दाम बहुत ज़्यादा गिर गए थे और अमेरिका का जो एक्सचेंज वो था, बाज़ार मार्केट जिसको हम बोल सकते हैं, शेयर मार्केट, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया था और सारी जो बैंकें थीं, लोग दिवालिया हो गए थे और लोगों के पास टैक्स भरने के लिए भी पैसा नहीं था। ये तो वो ग्रेट डिप्रेशन टाइम था। इसी में एक वर्ड आता है फिक्की, FICCI। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि फिक्की के जो मेन 2 ट्रेडर्स थे उनके नाम बताइए। अभी रिसेंट हमारा जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था 2020 का, इसमें इस क्वेश्चन को पुटअप किया गया था 1 मार्क के लिए। तो एक तो थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर और दूसरे थे GD बिरला। ये 2 नाम आपको अंडरलाइन करने होंगे, पुरुषोत्तम दास ठाकुर एंड GD बिरला। ये 2 ऐसे थे ट्रेडर्स थे जो
इंडियन इंडस्ट्रीज़ में जिन्होंने अपना पैसा लगाया था। अब 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन भी एस्टेब्लिश हुआ। हिंदी में कहेंगे दमित वर्ग जो है उसकी स्थापना कम हुई थी। तो जो दमित जो वर्ड लिया गया है ये दलितों के लिए लिया गया है। दलित इट मीन्स शेड्यूल कास्ट। तो डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था 1930 में, और 1932 में पूना पैक्ट पास हुआ था। तो एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि पूना पैक्ट क्या था और कब ये जो है पास हुआ। तो पूना पैक्ट 1932 में पास हुआ, और पूना पैक्ट में क्या था, इट गेव द डिप्रेस्ड क्लासेस रिजर्व सीट इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर काउंसिल के लिए और प्रोविजनल उनको एक आरक्षण मिल गया था। आप ये कह सकते हैं कि उनको उनकी जो सीट थी वो रिज़र्व कर दी गई थी जहाँ से वो अपना चुनाव लड़ सकते थे। अब जब लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनकी सीट रिज़र्व हो गई तो जो मुस्लिम्स थे, मुस्लिम्स डिमांड ऑल्सो रजिस्ट्रेशन, वो भी इस तरह का रजिस्ट्रेशन चाहते थे कि मुस्लिम्स को भी इसी तरह का रिजर्वेशन मिल जाए, आरक्षण मिल जाए। 1935 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी पास हुआ। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, ये ब्रिटिश हुकूमत ने पास किया था। तो ये ब्रिटिश हुकूमत ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो पास किया था, एंडेड द सिस्टम ऑफ ड्रेची एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरेशन ऑफ इंडिया टू ए प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो जो ड्रेची सिस्टम था यानी कि जो जमींदारी प्रथा थी उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो चाह रही थी कि ड्वेल सिस्टम इंडिया में आए। ड्वेल सिस्टम मीन्स 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट लेवल गवर्नमेंट। इस तरह से वो ड्वेल सिस्टम को लाना चाहती थी। जो जमींदारी प्रथा थी गांव में वो पूरी तरह से समाप्त करके, पूरा एंड करके ड्वेल सिस्टम को लेकर आए। सेंट्रल में एक गवर्नमेंट होगी और एक होगी आपकी स्टेट लेवल पर जितने भी स्टेट है। जैसे कि अभी आप करंट में आप देखते हैं कि जो फेडरलिज्म है इंडिया में, तो इसमें आपकी 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है। फर्स्ट है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिल्ली, स्टेट लेवल गवर्नमेंट जो आपके जितने 29 स्टेट्स हैं वहाँ पर गवर्नमेंट है। देन आपकी लोकल बॉडीज़ में आपकी नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत, ये आपकी जो है 3rd लेवल की गवर्नमेंट है। तो अब जो करंट में हम बात करते हैं तो हमारी गवर्नमेंट 3 टाइप्स ऑफ हो गई। और लेकिन अब जब हम बात कर रहे थे कि जो ड्रेची सिस्टम था उसका एंड किया था और ड्वेल सिस्टम को लाए थे, तो ड्वेल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट लेवल पर, यानी कि जो प्रोविंसेस होंगे वहाँ के जो राजा होंगे वो अपने राज्य को अपने हिसाब से अपने स्टेट को देखेंगे, और जो सेंट्रलाइजेशन होगा वहाँ पर दिल्ली में वो किसकी गवर्नमेंट होगी, ब्रिटिशर्स की होगी। इस तरह से उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पास किया था।